ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज एक और अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व के धनी ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान पंडित श्यामनंदन मिश्र जी का जीवन वृत्त लेकर उपस्थित हूँ। ज्योतिषी के रूप में, एक ज्योतिष के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वान के रूप में इनका नाम आज भी विशेष रूप से राजस्थान में आदरपूर्वक लिया जाता है। ऐसे अनुपम, विलक्षण और अद्वितीय विद्वान पंडित श्यामनंदन मिश्र जी का जन्म 11 दिसंबर 1931 को अवारी, मधुबनी, बिहार का जो गांव है, अवारी गांव, जिला मधुबनी में, बिहार में, ऐसे उस अवारी गांव में श्रीमती गीता देवी एवं पंडित जयदेव मिश्र के घर एक बालक का जन्म होता है। और जन्म के समय किसी को पता नहीं चलता कि यह बच्चा, यह बालक आगे जाकर क्या करेगा, कैसे अपने वैदुष्य से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से किस प्रकार से चतुर्दिक सुगंधित करेगा। और कई इस प्रकार के गुणों लेकर के कौन बच्चा आता है, यह किसी को बाल काल में भान नहीं होता, आभास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होता। उसी क्रम में ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान पंडित श्यामनंदन मिश्र जी का जन्म, उस बालक का जन्म अवारी के गांव में, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत है, बिहार में, वहाँ जन्म होता है। और अपने माता पिता के साथ रहकर बाल काल का अध्ययन वहीं प्रारंभ किया। जब वह बालक बड़ा हुआ तो धीरे धीरे उनके पिताजी ने, पंडित जयदेव मिश्र जी ने यह सोचा कि इसकी शिक्षा दीक्षा किसी बढ़िया संस्कृत विद्यालय में देना चाहिए। इस दृष्टि से उस समय गांव, उनके गांव के पास में ही, जो नेपाल में पड़ता है, मटिहानी, वहाँ का संस्कृत विद्यालय उस समय चरम पर, उत्कर्ष पर था। बड़ा नाम था उस मटिहानी संस्कृत विद्यालय, जो नेपाल में है, जो पंडित मिश्र जी के गांव से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे जगह उनको संस्कृत महाविद्यालय में उन्हें भेजा जाता है। और संस्कृत महाविद्यालय उस समय संस्कृत विद्या के लिए अनुपम स्थली मानी जाती थी। और ऐसे ऐसे विलक्षण विद्वान थे, व्याकरण के, साहित्य के, दर्शन के और ज्योतिष के। उसी क्रम में उस महाविद्यालय में, उस मटिहानी संस्कृत महाविद्यालय में उस समय पंडित अजबलाल ठाकुर जी वहाँ ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, ज्योतिष के विद्वान थे, ज्योतिष के विभाग के अध्यक्ष थे। और वे पोस्टाचार्य किए हुए थे, जो उस समय वहाँ की डिग्री होती थी। और काशी से पढ़ करके आए हुए, वे वाराणसी से पढ़ करके आए थे, काशी जी से। ऐसे महान विभूति, महान पंडित अजबलाल ठाकुर जी उस मटिहानी संस्कृत विद्यालय में अत्यंत ज्योतिष के क्षेत्र में बिखरे हुए विद्वान के रूप में उनका नाम चल रहा था, पंडित अजबलाल ठाकुर जी का। और वहीं उन्हीं के पास पंडित श्यामनंदन मिश्र जी को
उनके पिताजी ने जाकर के उन्हीं को सौंप दिया, उस बालक को। और उस बालक ने, वो पंडित श्यामनंदन मिश्र जी को जब सौंपा गया उस महाविद्यालय में, तो अपने गुरु के प्रति इतनी भक्ति में वो लीन हो गए, गुरु को की भक्ति में इतनी लीन हो गए कि बाहर की क्या हो रही थी गतिविधियां उनको कुछ भास नहीं था। और पंडित अजबलाल ठाकुर जी का परम शिष्य बनकर वह बालक उभरता है। चूँकि उसी विद्यालय में, उसी महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय जो नेपाल में है, और आज भी यद्यपि वह विद्यालय चल रहा है, लेकिन जिस स्वरूप में वह उस समय था, आज की स्थिति नहीं है, लेकिन उस समय उसी महाविद्यालय में मेरे पिताश्री भी ज्योतिष के आचार्य के रूप में वहाँ थे, ज्योतिष के आचार्य करने के लिए वहाँ गए थे। और पंडित श्यामनंदन मिश्र जी उनके सहपाठी थे, इसलिए बहुत सारी बातें मुझे उस महाविद्यालय का और उनके गुरु पंडित अजबलाल ठाकुर जी का काफ़ी कुछ मुझे पता है कि किस प्रकार के वो विद्वान थे और किस प्रकार पंडित श्यामनंदन मिश्र जी अपने गुरु की सेवा में इतने लीन हो गए कि वे उन्हें पुत्रवत मानते थे, और वही व्यवहार इन्होंने अंत तक रखा उनके परिवार के लोगों के साथ। और वहाँ मेरे पिताश्री बताया करते हैं, जब यहाँ उनके पास में रहता था तो बताते थे कि पंडित श्यामनंदन मिश्र हमारे गुरु जी के परम शिष्य में थे, चूँकि प्रारंभ से ही वो शास्त्री आदि वहीं से करके आचार्य भी वहीं किया। और मेरे पिताश्री किसी और विद्यालय से शास्त्री करके आचार्य में वहाँ गए थे, तो बताते थे कि श्यामनंदन मिश्र जी से गुरु जी अत्यंत प्रभावित थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े तेजस्वी विद्यार्थी थे, क्योंकि उनका समर्पण अपने गुरु के प्रति श्रद्धा पराकाष्ठा पर थी, जिसका परिणाम यह हुआ। मेरे पिताजी हमेशा बताया करते थे कि गुरु जी के पूजा करते समय कौन सा जो है वह पात्र पूजा का कहाँ रखा जाएगा, किस तरह रखा जाएगा, उनके पूजा करने का आसन आसनी कहाँ रखी जाएगी, ये सब कुछ उन्हें पता था। और व्यवहार कुशलता भी उन्होंने अपनी दिखाई, जिसके कारण से अपने गुरु पंडित अजबलाल ठाकुर जी के परम शिष्यों में उनका नाम होने लगा। धीरे धीरे वहीं से इन्होंने शास्त्री और आचार्य मटिहानी जो नेपाल में है, तब भी नेपाल में था, और पंडित श्यामनंदन मिश्र जी के गांव के बिल्कुल निकट है। तो ऐसे उस संस्कृत महाविद्यालय में ये वहाँ से इन्होंने शास्त्री और आचार्य किया। और शिक्षा, जो इनकी शिक्षा थी, इनकी शिक्षा ज्योतिष से, इन्होंने ज्योतिष के दो जो भाग होते हैं, गणित भाग और फलित भाग, तीन दोनों में उन्होंने आचार्य किया। ज्योतिष के गणित और फलित दोनों में आचार्य करने के बाद इन्होंने साहित्याचार्य भी किया। और त्रिकंध ज्योतिषाचार्य के बारे में भी इन्हें कहा जाता है कि त्रिकंध ज्योतिषाचार्य थे। तीनों विषयों में ज्योतिष के ये आचार्य थे, और गणित फलित विशेष रूप से। और इनका जो हमारे पिताश्री जो पंडित विष्णुकांत झा जी, जो मेरे पिताश्री थे, उन्होंने भी उन्हीं के साथ वहीं पर पढ़ते थे, इसलिए बहुत सारी जानकारी वो हमें कई बार बताते थे कि उनके गुरु जो थे अत्यंत प्रकांड पंडित थे, उस जमाने के पोस्टाचार्य थे पंडित अजबलाल ठाकुर जी, जिसका सानिध्य मेरे पिताजी कहते थे मुझे भी प्राप्त था। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि पंडित श्यामनंदन मिश्र उनका परम प्रिय था, इसलिए कहते थे क्योंकि उनको कौन से चीज़ गुरु जी को कहाँ रखना चाहिए, उस समय गुरु जी आश्रम में ही वहीं रहा करते थे। तो उनका खाना बनाने का काम भी
विद्यार्थी ही करते थे, छात्रों को ही दिया जाता था कि उनके गुरु की पूरी सेवा करनी होती थी। उसी क्रम में पंडित श्यामनंदन मिश्र जी अपने उस समय के अजबलाल ठाकुर जी, जो हमारे और पंडित श्यामनंदन मिश्र जी के गांव के पास ही बराही गांव था जिला सीतामढ़ी में, जहां के वो रहने वाले थे गुरुजी, और परम प्रिय शिष्य के रूप में एक बालक वहां उभर के आता है, जिसे धीरे धीरे वह छोटा सा पौधा पंडित श्यामनंदन मिश्र, वह छोटा सा जो पौधा था वह कैसे देखते देखते वट वृक्ष बन जाता है, किसी को आभास नहीं हुआ। और उनके रहने सहने का भी ढंग पंडित श्यामनंदन मिश्र जी का कुछ भिन्न था। दैट वाज यूनिक एंड सिमिलर। रहने का ढंग, और धोती के साथ अचकन पहनते थे, जो डोरी वाला होता था कुर्ता, तो डोरी बांध करके तो अचकन जिसे कहते थे वो पहनते थे। उनका परिधान भी कुछ भिन्न था, और धोती कुर्ता के जगह वो अचकन पहनते थे, और त्रिपुंडधारी थे। त्रिपुंडधारी थे, तीन त्रिपुंड अपने मस्तक पर लगाते थे, और सिंदूर भी बीच में लगाते थे। इसको जो मिथिला की जो परंपरा है, उस परंपरा में वह पूरे के पूरे कुशल थे। और धीरे धीरे इस बालक का जब यह युवा होता है तो इनका विवाह फिर होता है, और इनका विवाह श्रीमती पार्वती देवी जी के साथ इनका विवाह होता है। इनके गांव के पास ही वहाँ पर सुनई गांव है, उस गांव में इनका पंडित श्यामनंदन मिश्र जी का विवाह होता है। और नाम भी इनकी श्री धर्म पत्नी जी का नाम भी कुछ विलक्षण था, पार्वती थी, और उन्होंने जैसे शिव और पार्वती का स्वरूप होता है, उसी तरह से उसी दृष्टि से पंडित श्यामनंदन मिश्र जी को मैं देखता हूँ। और उनकी धर्म पत्नी पार्वती जी का इतना प्रभाव था कि वो धीरे धीरे उनमें वैदुष्य के साथ साथ ख्याति भी धीरे धीरे फैलती चली गई। और पंडित श्यामनंदन मिश्र जी यहाँ से फिर अपने शिक्षा लेने के बाद उन्होंने 1955 में ज्योतिषाचार्य किया था। 55 में 1955 में ज्योतिषाचार्य करने के बाद फिर वहाँ 1958 में 1958 में राजस्थान की ओर प्रयाण करते हैं अपनी सर्विस के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि पंडित श्यामनंदन मिश्र सबसे अपने माता पिता के सबसे बड़ी संतान के रूप में ये थे। तो पंडित जयदेव मिश्र जी और श्रीमती गीता देवी जी के वह लाडला पुत्र पंडित श्यामनंदन मिश्र था। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, घर की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। और इनके पिताजी पंडित जयदेव मिश्र जी उनको बड़ा प्यार से अपने पुत्र को पाला था, और वो अपने पुत्र को वैदिक जी कहकर बड़े गौरवान्वित होते थे। अपने पुत्र पंडित श्यामनंदन मिश्र जी को उनके पिता पंडित जयदेव मिश्र जी उन्हें वैदिक कह करके बुलाते थे। और बड़े बेटे का नाम, बड़े पुत्र का नाम, अपना नाम, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। इसलिए भी उन्होंने उनका नाम उनका स्वरूप को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए, और बड़े सांवले से स्वरूप था उनका, और कितने गठीला उनका शरीर था, सुंदर आकृति थी, त्रिपुंडो लगाते थे, अचकन पहनते थे, धोती कुर्ता के जगह अचकन, और दिव्य रूप उनका था, त्रिपुंडधारी के रूप में रहते थे वो। और ज्योतिषाचार्य आदि संपन्न करने के बाद फिर साहित्याचार्य करते हैं, और धीरे धीरे वो वहाँ 1955 में ज्योतिषाचार्य संपन्न करने के बाद 58 में राजस्थान के तालाब गांव में संस्कृत महाविद्यालय था, वो वहाँ आते हैं। वो बहुत 2-3 वर्षों तक वहीं पढ़ाया। फिर वहाँ से वो कोटा राजस्थान में चले जाते हैं। उनके भाग्य का उदय होना था।
और कोटा को भी एक नूतन प्रसिद्धि प्राप्त होनी थी। इसीलिए वो कोटा राजस्थान में आ जाते हैं। तालाब गांव में के संस्कृत महाविद्यालय से उन्होंने 1958 में राजस्थान में अपना प्रारंभ किया। फिर वो कोटा आते हैं, अध्यापन प्रारंभ किया था और पुनः वे विठल नाथाचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा में अध्यापन प्रारंभ करना शुरू किया। और ये कोटा में इन्होंने अपना अध्यापन शुरू किया और जो उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय विठल नाथ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा में वे उनकी नियुक्ति होती है। और 5-6 वर्षों के बाद ही पुराने सभी स्टाफ वहाँ के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संयोग ऐसा था, इनको बिखरना था, इनको निखरना था और इनके ये 5 वर्षों के बाद ही कहते हैं कि 5-6 वर्षों के बाद ये प्राचार्य के पद पर आ गए। इनको प्रिंसिपल बाई बर्थ भी लोग कहा करते थे। मेरे पिताजी के चूंकि सहपाठी थे तो कहते थे कि ये प्रिंसिपल बाई बर्थ हैं, ये जन्म से ही प्रिंसिपल हैं, चूंकि आरंभ में ही इन्होंने प्राचार्य के पद पर आसीन हो गए। और स्वाभाविक था कि जिम्मेवारी आती है तो गंभीरता भी आती है, गंभीरता भी इनमें आई। सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, ये तीनों भाई में सबसे बड़े थे। जिम्मेवारी थी और विवाह हो गया था, धनार्जन भी करना आवश्यक था घर को चलाने के लिए। और फिर वहाँ से अपना प्राचार्य पद संभालते हुए 35 वर्षों तक प्राचार्य रहे। इतने लंबे अरसों तक प्राचार्य के पद पर रहना और अपने आप को बचाए रखना और इस तरह से निखार पैदा हुई इनमें और धीरे धीरे इनका व्यक्तित्व बढ़ता चला जाता है। राजस्थान में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था, विशेष रूप से संस्कृत संकाय में, चाहे वो जयपुर का विश्वविद्यालय हो या जयपुर में जो संस्कृत विद्यालय था, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, चाहे वो हो, सर्वत्र इनका प्रातिष्ठ्य, इनकी प्रतिष्ठा खूब थी और बड़ा इनका सम्मान था। सम्मान के रूप में इनको लोग देखते थे। तो 35 वर्षों तक प्राचार्य रहना किसी महाविद्यालय में ये छोटी बात नहीं है। और जैसा कि मैं बताया था कि लोग 1-2 को नौकरी देते हैं, इन्होंने सैकड़ों लोगों की वहाँ पर रोजगार का अवसर बनाया और अपने संपर्क का लाभ स्वयं के लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा किया। इनके आसपास के गांव के शिष्य परंपराओं में इनके पुत्र भी वहाँ आज भी कोटा राजस्थान में अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना नाम कर रहे हैं। वे भी यद्यप साहित्याचार्य हैं लेकिन ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, पंडित प्रोफेसर गणपति मिश्र जी। और यद्यप वे पहले टीचिंग से पहले किसी कंपनी के वो थे, लॉ एडवाइजर थे और विद्वान हैं, एक ही पुत्र हैं और उनकी 4 पुत्रियां हैं। तो उनमें मैं इसलिए विशेष रूप से पंडित श्यामनंदन मिश्र जी के विषय में जानता हूँ क्योंकि इनकी दूसरी पुत्री का विवाह मेरे अग्रज से हुआ। और ये भी बता देना यहाँ आवश्यक है कि जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पिता श्री पंडित विष्णुकांत शास्त्र चूड़ामणि जो थे, जो आदर्श संस्कृत विद्यालय अम्बाला हरियाणा के महाविद्यालय में वहाँ आचार्य और प्राचार्य रहे आदर्श महाविद्यालय में। तो जब ये बाल काल में जब ये लोग आचार्य कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों हमारे पिताश्री के मध्य और पंडित श्यामनंदन मिश्र जी के मध्य एक बात हुई कि हमारी जब संतान होगी, हमारे जब बड़े होंगे तो बेटा हो या बेटी हो, जिसका हो, हम लोग विवाह करेंगे अपने पुत्र या पुत्री के साथ जो भी हो। तो इन्होंने निभाया, पंडित श्यामनंदन मिश्र जी और मेरे पिताश्री ने इस वचन को निभाया। आजकल क्या युग हो गया है कि कहता लोग कुछ और है, करता कुछ और है।
तो फिर इसी क्रम में जैसा कि उन्होंने वचन एक दूसरे का दिया, एक दूसरे को दिया था, तो उनका विवाह पंडित श्यामनंदन मिश्र जी की दूसरी पुत्री शकुंतला जी का विवाह मेरे बड़े भाई बलदेव झा जी के साथ उनका विवाह होता है। और इसके कारण से प्रगाढ़ता इस परिवार में हमारे और इनके परिवार में बढ़ती चली गई, संबंध बढ़ता चला गया। इस प्रकार से पंडित श्यामनंदन मिश्र जी की ख्याति बढ़ती चली जाती है। 35 वर्षों तक, जैसा कि बताया था, कोटा राजस्थान के उस महाविद्यालय में जो विठल नाथाचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा में है, जो स्थित, जो आज राजकीय महाविद्यालय बन गया। राजकीय बनने के बाद भी, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्हें वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाए रखा। काफ़ी दिनों तक प्रशासन में कुशल हो गए थे, लंबे अरसों तक प्रशासन करने का इनका अनुभव था और वाक चातुर्य और सौम्य प्रकृति के थे। इनकी बातों में वजन थी, जो कहते थे वो करते थे। ऐसे लोग कथनी और करनी में बहुत अंतर हैं, जिस कारण से इनका अपना नाम था वहाँ के बारे में। और इन्होंने प्राचार्य के पद पर रहते हुए एक नहीं अनेकानेक राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया। कई संगोष्ठियों में तो और कवि सम्मेलन का आयोजन करवाते थे। मैं खुद भी जाता था और वहाँ के संस्कृत अकादमी से ग्रांट लेकर के और अन्य लोगों से भी ग्रांट लेकर के, जो समाज से भी कोटा के वहाँ पर व्यापारियों से इतना सहयोग मिलता था कि इनका जो राष्ट्रीय संगोष्ठी इनकी होती थी, इनका आयोजन कुछ विलक्षण होता था। और इस दृष्टि से एक नहीं अनेकों बार इन्होंने करवाया। कई बार तो मैं खुद साक्षी हूँ कि किस प्रकार से ये संस्कृत संगोष्ठियों का, राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करवाते थे। इस प्रकार मैंने बहुत करीब से उन्हें जा करके देखने का अवसर प्राप्त हुआ और इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए उस इलाके में। और उसी सम्मेलन में किसी ने मुझे कहा था इनके बारे में कि इनकी प्रतिष्ठा तो इतनी थी पंडित श्यामनंदन मिश्र जी की कि जब ये किसी को भी फ़ोन करते थे तो वहाँ के जो जिला अधिकारी होते थे, वहाँ के जो कलेक्टर होते थे, डिप्टी कमिश्नर होते थे, वो खड़े होकर के इनका फ़ोन सुनते थे। इस प्रकार की बातें मैं संगोष्ठियों में कई लोगों से मैंने सुना। ये इनकी प्रतिष्ठा थी, ये कोई डर और भय नहीं था, इनका रिस्पेक्ट फियर इतना था। मैंने अपने सामने देखा, वहाँ कई MP और MLA मंत्री वहाँ आते रहे उस समारोहों में और इनका चरण स्पर्श करके और बड़े आनंदित और गौरवान्वित अनुभव करते थे। इनका संपर्क राजस्थान में इतना बढ़ गया था कि किसी को एक दूरभाष से किसी भी कंपनी को, मंगलम सीमेंट का वहाँ था या कई लोगों को इन्होंने नियुक्ति करवाई। अपने लोग तो अपना काम करवाते ही हैं, इन्होंने नौकरी देना आज के युग में कितना कठिन है, लेकिन अपनी ख्याति का, अपने जो अनुभव का और इनकी जो प्रतिष्ठा थी समाज में, उससे इन्होंने स्वयं लाभ नहीं उठा करके अपने जो काफ़ी लोगों की इन्होंने नौकरियां दिलवाई। ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में, जिसका मैं प्रमाण मैं खुद भी जानता हूँ कि कई लोगों को इन्होंने वहाँ पर नियुक्ति दिलवाई और नौकरियां दिलवाई। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे पंडित श्यामनंदन मिश्र जी को की सेवानिवृत्ति के बाद भी एक्सटेंशन भी दिया जाता रहा इनको। बाद में वही विठल नाथाचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा में जो है वो धीरे धीरे वह राजकीय हुआ। इसके बाद भी इनकी सहायता लोग वहाँ लेते रहे और अपने पद पर, प्राचार्य पद पर रहते हुए एक और विलक्षण बात थी। एक वहाँ के अजमेर स्थित जो विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय के एक रजिस्ट्रार ने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने, जो सेवानिवृत्त थे, जो उनके परम मित्र थे, उन्होंने भी बताया था कि इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी विश्वविद्यालय में और लगभग 12 वर्षों तक उस अजमेर स्थित जो विश्वविद्यालय है
उस यूनिवर्सिटी के ये संस्कृत संकाय के डीन भी रहे हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से वहाँ पर उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि अधिष्ठाता के रूप में, संस्कृत संकाय के अधिष्ठाता के रूप में अजमेर स्थित विश्वविद्यालय के लगभग 12 वर्षों तक ये डीन के पद पर रहे, अधिष्ठाता के पद पर रहे। यह इनके प्रतिष्ठा, इनकी ख्याति का ये अद्भुत यह उदाहरण है कि राजस्थान और राजस्थान संस्कृत अकादमी में के सदस्य ही नहीं, कई रूपों में सलाहकार थे और कई रूपों में वहाँ के संस्कृत जो अकादमी थी उस अकादमी के भी सदस्य रहकर बहुत सारा इन्होंने अपनी राय मशविरा इनसे लोग किया करते थे। इनकी प्रतिष्ठा कुछ अलग थी, विलक्षण थी। जो लोग जितने भी वहाँ के व्यापारी थे वे सभी इनके शिष्य थे और नमन किया करते थे। जो एक बार कह देते थे तो उस महाविद्यालय के नहीं बल्कि कई संगोष्ठियाँ, कई सम्मान समारोह ये स्वयं करते थे और इस कई सम्मान जगह जगह से इनको सम्मान मिलता रहा। अकादमी से भी इनको सम्मानित किया गया और जो जगत गुरु रामानंदाचार्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय जो परिसर खुला गया संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ से भी इनको अवार्ड वगैरह दिया जाता रहा और जगह जगह से इनको सम्मान मिलते रहे। और इस प्रकार से त्रिपुंडधारी और विलक्षण वेश में रहने वाले, अद्भुत वेश में रहने वाले जो पंडित श्यामनंदन मिश्र जी थे, उनका जीवन विलक्षण, अद्भुत और अद्वितीय था। और एक बालक जो छोटे से गांव मधुबनी जिला बिहार के अवारी गांव में जन्म लेते हैं, पंडित जयदेव मिश्र जी और श्रीमती गीता देवी जी के घर जन्म लेकर बड़ी संतान बनकर आते हैं और नेपाल में इनकी शिक्षा दीक्षा नेपाल के प्रसिद्ध महाविद्यालय में, जैसा बताया था, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उस जमाने के बहुत बड़े प्रख्यात वहाँ के इंडोलॉजिस्ट थे, वहाँ के बहुत बड़े विद्वान थे पंडित अजबलाल ठाकुर जी, जो चूँकि मेरे पिताश्री के भी गुरु जी थे। तो वहीं पर जाकर के इन्होंने अध्ययन किया। उनके परम प्रिय शिष्य बनने का भी सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। 1959 में, जैसा कि मैंने बताया था कि आचार्य करते हैं, गणित से भी आचार्य, ज्योतिष में फलित से भी करके और बाद में साहित्याचार्य भी करते हैं। ऐसे पंडित श्यामनंदन मिश्र जी की वहाँ विशेष रूप से कहाँ मिथिला में इनका जन्म होता है और मिथिला में जन्म लेकर राजस्थान में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वहाँ बिताया और वहाँ इनकी इतनी ख्याति थी। इनकी विशेषता यह रही कि अपने भाइयों को भी साथ में लेकर के चलते थे। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती जी को मैं नमन करता हूँ कि वहाँ पर इनके घर राजस्थान में इनके निवास स्थान पर न जाने कितने लोग वहाँ आते थे और भोजन करके वहाँ से जाते थे। वह सही मायने में अन्नपूर्णा थी, यद्यपि इनकी बड़ी बेटी का नाम अन्नपूर्णा है, शायद इसलिए भी रखा होगा। तो इनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी जी का बहुत बड़ा योगदान था। इनको पंडित श्यामनंदन मिश्र जी की ख्याति में चार चांद लगाने में, आगे बढ़ने में, इनकी ख्याति में बहुत बड़ा हाथ उनकी श्रीमती पार्वती देवी जी का था, जो वहाँ पर घर पर आए हुए लोगों का अपूर्व स्वागत करते थे। अतिथि देवो भव की जो बात कही जाती है, उनके घर पर, इनके रेजिडेंस पर, इनके निवास स्थान पर देखा जा सकता था और इसी कारण इनकी ख्याति बढ़ती चली गई। इनके कारण इनके गांव के भी काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचते थे। सबको वहाँ पर उनको खाने पीने के साथ साथ नौकरी की भी व्यवस्था करते थे। मैं कईयों के लिस्ट जानता हूँ कि कितने लोगों की इन्होंने वहाँ पर नियुक्ति करवाई, नौकरी दिलवाई। और वहाँ उस महाविद्यालय में मेरे पिताश्री भी एक्सपर्ट बनकर के नियुक्तियों में जाते थे। तो कई सारी कहानियाँ हैं जो इन्होंने अपने सगे संबंधियों के साथ साथ
अपने शिष्यों को, शिष्य प्रशिष्यों को भी इन्होंने वहाँ पर एडजस्ट किया, उनको नौकरी दिलवाई। और इस प्रकार से ये शिष्यों की भी मदद करते थे, जो इनके बारे में स्टूडेंट्स ऑफ पंडित श्यामनंदन मिश्र से हाई ऑफ हिम, कि ये बहुत बड़े ज्ञानी के साथ साथ, बहुत बड़े टीचर के साथ साथ, बड़े पॉपुलर टीचर के साथ साथ ये सौम्य प्रकृति के थे, शांत प्रकृति के थे, अनुभवी थे और गंभीर रहते थे। इनकी गंभीरता के कारण लोग और भी इनकी इज्जत करते थे। और इनका ज्योतिष में ऐसी पकड़ थी कि इनके कोई भी कार्य जो था, जो ये कह देते थे वही हो जाता था। गुरु का इनका आशीर्वाद प्राप्त था। मेरे पिताजी के शब्दों में कि गुरु की जो इन्होंने सेवा की तो इन पर पूरा का पूरा इन पर असर हुआ। तो धीरे धीरे पंडित श्यामनंदन मिश्र जी की ख्याति बढ़ी और काल किसी को नहीं छोड़ता, काल के मुख से कोई भी वंचित नहीं रहता। इनके दो दामादों की आकस्मिक मृत्यु ने इनको झकझोर के रख दिया था, जिसके कारण से सेवानिवृत्ति के बाद ये ज़्यादा दिन रह नहीं सके इस संसार में। और दो दामाद, सबसे बड़े और मझले दामाद जो मेरे अग्रज थे, वो अल्पायु में के काल कबलित हो जाने के कारण ये इनके ऊपर इतना दुष्प्रभाव पड़ा, इस बात का आघात पहुंचा। और यह स्वाभाविक था कि पुत्र से दामाद अधिक प्रियतम होते हैं, प्रिय होते हैं। और दो दामादों का असामयिक, एक प्रोफेसर थे, सबसे बड़े दामाद संस्कृत महाविद्यालय बूंदी में रहते थे। और इनका जो दूसरे दामाद जो मेरे अग्रज थे, वो विलक्षण व्यक्तित्व के धनी बलदेव झा जी थे, हमारे अग्रज। और वे भारत सरकार के जो पेपर मिल है आसाम में, वहाँ पदाधिकारी थे। और अचानक उनकी भी मृत्यु, उनके बड़े दामाद के साथ साथ 42 की एज में, एट द एज ऑफ 42, माई एल्डर ब्रदर जो उनके सन इन लॉ थे, जो दामाद थे, ही ऑल्सो डाइड एट द एज ऑफ 42। ये उनको झकझोर के रख दिया पंडित श्यामनंदन मिश्र जी को, जिसके कारण से वे इस चीज़ को, आघात को नहीं सह सके। और अचानक वे दिसंबर में 2015 में यहाँ से प्रयाण कर जाते हैं। जाने से पूर्व जो कन्यादान मैंने अपना किया उन्हीं के गांव में, मैंने अपनी बेटी का, उस समय मैंने उनसे पूछा कि उनके एक जो कौलिक गुरु थे हमारे समधी के, पंडित नीलांबर झा जी के, तो कौलिक गुरु होने के कारण उन्होंने, उनके जो पुत्र थे, जो मेरे दामाद जो बैंक के अधिकारी हैं यूको बैंक में, आनंद जी, उनके बारे में मैंने जब पूछा इनसे तो कुछ नहीं बोले, गंभीर थे स्वाभाविक रूप से। फिर अपने शिष्य को इन्होंने कहा कि इस तरह से ये लड़का, जो लड़की जहाँ वाले जो आए थे वो मेरे अपने हैं, मेरे परम मित्र के पुत्र की पुत्री हैं, जिनका, जो लड़की का प्रस्ताव तुम्हारे पास आया है और यह कार्य करना है गुरु के आदेश से। जो मेरे समधी थे पंडित नीलांबर झा जी, वो उन्हीं उसी गांव के थे, तो ना नहीं कर सके। और जाते जाते भी वो एक काम, ये मेरा जो कन्यादान का था, उनसे वचन ले लिया था, तो उनके बारे में क्या क्या बताऊं मैं, कहाँ से बताऊं, कहाँ शुरू करूं। एक ऐसे भी एक हैं उन्हीं के गांव में, जिनका मामा का गांव था, वो हमेशा बताते हैं कि एक बार मैं चला गया तो उनकी माँ ने भेजा कि तुम जा कर के पंडित श्यामनंदन मिश्र जी को, वैदिक जी, जैसा कि मैंने बताया था उनके पिता प्यार से कहते थे, कहते वैदिक जी से जा कर के दिखाओ। तो उन्होंने अपनी जन्मपत्री दिखाई। ये बार बार कहते हैं, यही पंजाब में आजकल रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी मामा जी होगी। तो उनको कहा कि देख करके कि तुम्हारी नौकरी सरकारी नौकरी नहीं होगी, लेकिन तुम अच्छे रहोगे, चिंता मत करो। तो ये बात एक अच्छे विद्वान के साथ साथ उनके वाणी भी सिद्ध थी, अपने गुरु की तरह, जिनके जैसे उनके पंडित अजबलाल ठाकुर जी की वाणी सिद्ध थी, उसी प्रकार से
इनकी भी वाणी सिद्ध थी। ऐसे विद्वान पंडित श्यामानंदन मिश्र जी के बारे में कुछ व्यक्तिगत संबंध होने के कारण से मैं भावुकता से कुछ बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ। इसलिए ऐसे परम विद्वान पंडित श्यामानंदन मिश्र जी की का जीवन वृत्त बोलकर मैं अपने जिह्वा को पवित्र कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान पंडित श्यामानंदन मिश्र जी का जन्म मिथिला के अवारी गांव में होता है, मधुबनी जिले में। कैसे कैसे वो नेपाल में सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्योतिष के गणित और फलित दोनों भाग साहित्याचार्य करते हैं। फिर 1955 में कंप्लीट करने के बाद फिर 1958 में राजस्थान के लिए प्रयाण करते हैं। तालाब गांव के संस्कृत महाविद्यालय से आरंभ करते हैं। फिर कोटा राजस्थान के जो प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हो गया है, वहाँ विठल नाथाचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा के में अध्यापन प्रारंभ किया। 5 वर्षों के बाद ही उस समय की कुछ सीमाएं नहीं होती थी, मिलते नहीं थे विद्वान, सभी पुराने सेवानिवृत्त हो गए। संयोग सुखद था कि इन्हें प्राचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 35 वर्षों तक प्राचार्य रहते रहते पूरे राजस्थान में छाए रहते थे। कोई भी संस्कृत संकाय कहीं का भी हो, पंजाबी वहाँ का विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, या फिर जो वहाँ के जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत महाविद्यालय का परिसर हो, वहाँ इन्हें अपूर्व सम्मान प्राप्त था। और कोई भी ऐसी कमेटी नहीं थी वहाँ जिसके ये सदस्य नहीं थे। संस्कृत अकादमी को पूरा सहयोग संस्कृत अकादमी के करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहते थे, शासी परिषद में रहते थे। इस प्रकार से राजस्थान के विशिष्ट विद्वानों में इनकी गिनती होने लगी। इनकी तोती बोलती थी। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति सब थे, सब इनके चरणों में गिरते थे। लोग इस कारण से उन्होंने अपना फायदा नहीं उठाकर, लाभ नहीं उठाकर, कितने लोगों को इन्होंने नौकरियां दिलवाई। एक टेलीफोन ही काफ़ी रहता था इनका, ऐसा मैंने देखा भी है और लोगों से सुना है। कई कॉन्फ्रेंसेस में, जैसा कि मैंने बताया था, ऑर्गेनाइज करते थे, कुशल आयोजन करते थे, परफेक्टली फिट थे उस प्रिंसिपल के पद के लिए, और इतना अच्छा काम किया इन्होंने, जो आज भी इनकी ख्याति दिग दिगंत तक, विशेष रूप से राजस्थान कहाँ मिथिला से लेकर राजस्थान तक इन्होंने अपना नाम कमाया। तो ऐसे पंडित प्रवर ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान पंडित श्यामानंदन मिश्र जी का जीवन वृत्त कहकर मैं अपने जिह्वा को पवित्र किया है मैंने आज। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी, उन सबको मैं कोटशः नमन करता हूँ। जो माता पिता ने उनको जन्म दिया, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती देवी जी, जो कोई भी यहाँ इस संसार में नहीं है, मैं उन सबको कोटशः नमन करते हुए, विशेष रूप से पंडित श्यामानंदन मिश्र जो मेरे पिता के परम मित्र भी थे और समधी भी थे, तो ऐसे परम विद्वान पंडित श्यामानंदन मिश्र जी के जीवन वृत्त कहकर मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले हमारे शिष्य कल्प रवि चौरसिया, जो ये स्वयं पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, एंड नाउ ही इज डूइंग रिसर्च इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में लखनऊ में, मैं उन्हें भी आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। ये भी बीच बीच में सुनते रहते हैं। तो आज का ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान पंडित श्यामानंदन मिश्र जी, जो कोटा राजस्थान से सेवानिवृत्त थे, राजस्थान में उनकी तोती बोलती थी, ख्याति थी, और अपने गुरु की इतनी सेवा की थी कि उन गुरु की सेवा का ही प्रसाद, प्रतिफल उनकी ख्याति थी, जैसा कि मेरे पिताश्री उनके सहपाठी बताते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम।